ऑपरेशन सिंदूर ने यह दर्शाया कि ये जंग औरों से अलग थी। एयर वॉरफेयर था और भारत के बने अपने सिस्टम से हमारे बहादुर जवानों ने और बहादुर वैज्ञानिकों ने इस जंग को, भारत को जिताया। मेरे साथ हैं डॉक्टर वी.के. सारस्वत। वो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के और मेंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं नीति आयोग में, और उनका बड़ा अहम रोल रहा है भारत के जो सिस्टम्स ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए। धन्यवाद डॉक्टर सारस्वत। देश आपका कृतज्ञ है। इस ऑपरेशन सिंदूर में आपका पहला क्या रिएक्शन है? ऑपरेशन सिंदूर में जो एक सबसे बड़ी चीज़ सामने आई कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम का जो ड्रीम था कि भारत मिसाइल के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। वो बोला करते थे हम नंबर 1 कब होंगे, हम नंबर 3 हैं, नंबर 4 हैं। पर जब हमने पहली दफ़ा पृथ्वी लॉन्च किया तो बोले हम आ गए। जब अग्नि लॉन्च हुआ तो हमने कहा हम आ गए। उसके बाद तो मिसाइल्स की डेवलपमेंट की झड़ी लग गई। और आज जो सिंदूर में हमने देखा, उस दौरान जो मिसाइल्स तैयार हुए थे उनमें से कुछ ने डिटरेंस का काम किया जैसे पृथ्वी और अग्नि ने, और कुछ ने एक्टिव रोल निभाए जैसे ब्रह्मोस और आकाश ने। ये मिसाइल्स उस समय डेवलप हुए जबकि हमारे ऊपर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम पूरी तरह से लागू था। आत्मनिर्भरता के लिए हम लोगों ने जो प्रयत्न किए, इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलके, एकेडमिया के साथ मिलके और अपनी पूरी 39-40 लैब्स को साथ में लेके, उसका असर ये है कि जितने भी सिस्टम हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किए वो पूरी तरह से इंडिजिनस हैं और उनका प्रोडक्शन हमारी प्रोडक्शन एजेंसीज लाइक भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हो रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस जैसा मिसाइल जिसमें कि हमारी कोलैबोरेशन रही थी रशिया के साथ, पर हमने उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर पिल्लई, मिस्टर वेणुगोपालन एंड मैनी अदर्स वी सेट अप प्रोडक्शन। और आज वो ब्रह्मोस हम एयर से लॉन्च कर सकते हैं, वो ब्रह्मोस हम शिप से लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं और हम उसे लैंड से लॉन्च कर सकते हैं। उसके सब एलिमेंट्स हमारी इंडस्ट्री ने तैयार की और हमारे पास 3 और 4 ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने जो देखा ब्रह्मोस से, जो हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार किए बगैर जो मार की, उससे दुश्मन ने घुटने टेक दिए। बिल्कुल। इनफैक्ट जब 13 एयरफोर्स बेसिस पर ब्रह्मोस का साइमल्टेनियस अटैक हुआ और ऐसे क्रिटिकल एयरफोर्स बेसिस लाइक सरगोदा, मुनीर के, जहाँ पे कि उनके न्यूक्लियर आर्सेनल भी रखे हुए हैं, जब वहाँ पे अटैक हुआ और एयरफोर्स की जो रनवेज थी उनके होल्स हो गए, तो इमीडिएटली पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। इसीलिए वो धीरे से और जल्दी से बोले भाई आप जल्दी से जल्दी सीज फायर करो। घुटने टेकने का यही मतलब होता है कि एनिमी अपने आप आगे बढ़ के आए कि भाई एनफ, हम हार मान रहे हैं, अब हमें सीज फायर करने दो। इसका कारण केवल एक ही है, हमारे मिसाइल्स, हमारी गन्स, हमारी एंटी ड्रोन सिस्टम, हमारा ईडब्ल्यू सिस्टम्स, हमारा AEW&C, जितने भी DRDO के प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ हुए, सब ने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता डिफेंस सेक्टर में इस समय पूरी तरह से है। क्या हमको इसी मौके को यूज़ करके पाकिस्तान के बाकी जो एयरक्राफ्ट्स हैं, देखिए रनवे को फोड़ना एक बात है, मट्टी भर दो रनवे भर जाएगा, क्या हमको उनके सारे F-16 और जो चाइनीज़ ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हैं उनका साफ कर देना चाहिए था एक बारी में? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया तो
वो एक जवाब के तौर पे था उन महिलाओं को जिनके पतियों को और जिनके भाइयों को, जिनके पिताओं को टेररिस्ट ने हमारे पहलगाम में मारा था जी। और उन्होंने कहा था कि मोदी जी को जाकर बोलो। तो मोदी जी ने कहा कि मेरी महिलाओं के सिंदूर को आप लोगों ने दूर किया है, तो मैं ये ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जितने भी टेररिस्ट हैं उनको पहले हैंडल करूँ। हमारा मेन फोकस था टेररिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करना। इसीलिए आपने देखा कि फर्स्ट डे 7 मई को हमने सबसे ज़्यादा डैमेज टेररिस्ट साइट्स को किया था और वही हमारा मेन एम था। हमने मिलिट्री टारगेट्स तब टारगेट किए जब हमने देखा कि पाकिस्तान सिविलियन एयरक्राफ्ट की को मदद लेके हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे, हमारे सिविलियन टारगेट, हमारे गुरुद्वारे, हमारे मंदिर, उनको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने कहा इस तरह की खाली टेररिस्ट को हमें नहीं देखना है। तब हमने उनको दर्शाया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। हमने उनके रडार स्टेशंस को नेस्त नाबूद कर दिया। हमने उनकी रनवेज को विदिन 23 मिनट्स इन वन शॉट वेयर हमने ख़त्म कर दिया उनको। तो जब इस तरह का हमला उनके ऊपर हुआ तो वो बौखला गए। उन्हें लगा कि अगर आगे हम इस तरह चलते रहे तो और ज़्यादा इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सीज फायर का प्लीडिंग करना शुरू किया। हमने इसमें मॉडर्न वॉरफेयर में एंटी ड्रोन सिस्टम का ज़बरदस्त यूज़ देखा और D4 सिस्टम जो है एंटी ड्रोन का, आकाश तीर जो है वो यूज़ होते देखा। आपने उसको करीब से देखा है, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। देखिए, एंटी ड्रोन सिस्टम 2 तरह से होते हैं। एक तो होते हैं काइनेटिक किल, कि हम बुलेट से बुलेट को मारें, वो हमने यूज़ किया इस बार। दूसरा सिस्टम होता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जिसका कि हमने अपने देश में विकास किया हुआ है और आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि हमने 10 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन्स को ख़त्म किया है लेसर बीम्स के द्वारा। तो मैंने दोनों तरह के सिस्टम देखे हैं और हमारे देश में इस समय इस तरह की क्षमता है कि हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी यूज़ कर सकते हैं ड्रोन्स के लिए, हम D4 टाइप के सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं, और जो छोटे मोटे ड्रोन्स हैं तो वो हमारे BSF के जवान गन से ही उड़ा देते हैं। सही बात है। इसके साथ साथ हमने देखा कि हमारा जो रडार सिस्टम है, इंडिजिनसली डेवलप्ड रडार सिस्टम, वो भी बहुत कारगर तरीके से काम किया। देखिए, हमने अपने देश की जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की प्रणाली जो चालू की थी, उसका सबसे बड़ा रोल था कि विभिन्न क्षेत्रों में रडार्स को डिप्लॉय किया जाए। तो फेज द रे रडार की टेक्नोलॉजी जो हमने BMD प्रोग्राम में डेवलप की थी, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट फेज द रे रडार इजराइल के साथ मिलके एरो स्वॉर्डफिश जिसको बोलते थे, हम LRTR बोला करते थे, वहाँ से शुरू हुआ। उससे पहला एक पैसिव फेज द रे रडार हमने बनाया था आकाश के लिए, जो कि इस समय यूज भी हुआ है। तो हमने ये रडार की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से इसको देश में लेके आए हैं। आपको ताज्जुब होगा कि आज हमारे देश में कम से कम 6 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो रडार के बेसिक TR मॉड्यूल्स हैं उनकी मास प्रोडक्शन में लगी हुई हैं जी। और हमने शिप बेस्ड रडार बना लिए हैं, लैंड बेस्ड रडार बना लिए हैं। हमने AEW&C में भी रडार का उपयोग किया है, जो कि इस समय भी यूज़ हुआ था, इस समय एनिमी को देखने के लिए, नेत्रा। और उसके साथ जो है हमने EW सिस्टम्स उसमें लगाए हैं। तो ये जो पूरा माहौल हमने बनाया है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का, इसमें रडार्स का एक महर रोल रहा है। हम एक समय में एनिमी के 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ये हमारी कैपेबिलिटी है इस समय, और ये सब DRDO में हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है, BDL में हुआ है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हुआ है। हमारे देश का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, वो कितनी मल्टीप्लाई हुई है, ये साफ साफ सामने जाहिर है। एक टाइम पे कहा जाता था हमारे जो मिसाइल्स हैं, अब हम थोड़ी मिसाइल की बात कर लेते हैं। 2 सिस्टम जो हैं, एक ब्रह्मोस यूज़ हुआ, थोड़ा सा ब्रह्मोस के बारे में बताइए, वो उसमें क्या खास बात है? क्रूज मिसाइल है तो कैसे जाता है और कैसे वो इवेड कर सकता है और एनिमी डिटेक्ट नहीं कर सकता? देखिए, ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है जो सुपरसोनिक स्पीड
और हमने ब्रह्मोस का एनजी भी बनाया है। पहले ब्रह्मोस केवल 300 किलोमीटर की रेंज थी, आज ब्रह्मोस की रेंज 400 से ज़्यादा किलोमीटर है। और ब्रह्मोस खाली एक प्लेटफॉर्म पे काम करता था, लैंड टू या शिप। आज ब्रह्मोस एयर से लॉन्च कर सकते हैं, लैंड से लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं और शिप से लॉन्च कर सकते हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ टारगेट्स। क्रूज मिसाइल है जो 10 मीटर और 15 मीटर हाइट पे ट्रेवल करता है अपने लास्ट एंड गेम में, तो उसका डिटेक्शन बहुत मुश्किल है, रडार नहीं डिटेक्ट कर सकता। कोई भी रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अच्छा, उसमें उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि वो एक टीवीसी जो आप देख रहे हैं उसके सेंटर में जाके अटैक कर सकता है। हमने जो ट्रायल्स ब्रह्मोस की थी उसमें शिप के हल को हम जहां हम पॉइंट करते थे वहां पे जाके उसको हम कर सकते थे। तो ब्रह्मोस की एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड अच्छी है, क्रूज मिसाइल है, डिटेक्शन कैपेबिलिटीज़ है, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉस्ट ऑफ इंटरसेप्शन इज़ वेरी लो, क्योंकि एक रैमजेट पे बनता है। प्रोपेलेंट इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है, जबकि बाकी मिसाइल्स में हमें बड़ा बड़ा सॉलिड प्रोपेलेंट, लिक्विड प्रोपेलेंट लगाना। इसमें हमें खाली एक बार बूस्ट कर दिया तो उसके बाद रैमजेट लेता है, उसको पूरे लेके चला जाता है। उसी तरह और से उसमें इतना बढ़िया सीकर है जो कि कोई भी टारगेट को होम ऑन कर देता है, उससे उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और आकाश सिस्टम भी हमने यूज़ होते देखा। आकाश जो है वो भारत में बना था। डॉक्टर प्रहलाद उसके पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, बहुत यंग थे जब उनको कलाम साहब ने चूज़ किया। आपने भी उसमें देखा है, काम किया है। आकाश के बारे में थोड़ा सा बताइए। आकाश जो हमने शुरू में बनाया था वो एक कमांड गाइडेंस सिस्टम था, जो कि कमांड ग्राउंड से कमांड, जो रडार की कमांड जाती हैं उससे हम उसको गाइड कर सकते थे। उसमें भी रैमजेट का उपयोग होता है। इंटीग्रेटेड रैम रॉकेट सिस्टम है उसमें, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। फेज द रडार पहली दफ़ा जो हमने देश में डेवलप किया आकाश राजेंद्रा के लिए, उस समय डेवलप हुआ था। उसके बाद हमने उसमें बहुत मॉडिफिकेशंस किए। अब जो आकाश एनजी है उसमें हमने सीकर लगा दिया, तो कमांड गाइडेंस हटा दिया हमने। अब हमारा एक्टिव होमिंग सीकर जो है वो टारगेट को अटैक करता है। इसलिए आपने देखा कि जिस आकाश ने वो चाइनीज एयरक्राफ्ट को हिट किया, डायरेक्ट हिट किया, करेक्ट, इट वॉज ए काइनेटिक हिट एंड आई सॉ द वीडियो इमेज ऑफ दैट, इट इज सो हार्टनिंग। सही बात। और आकाश को प्रहलादा जी ने शुरू किया। उसके बाद पण्यम एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उसने उसको आगे एनजी की तरफ लेके गए, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये दोनों कंपनी ने इसका प्रोडक्शन शुरू किया। इसके साथ साथ कम से कम 30-40 प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, LNT है, गोदरेज है, ये सब इसके विभिन्न पार्ट्स भी बनाती हैं। तो पूरे देश में एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया IGMDP के जो मिसाइल्स थे उनकी वजह से, कि आज इंडस्ट्री अपने आप हमारे वेपन सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए भी तैयार है। आपने देखा है कि अब जो नए वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं वो हमारी इंडस्ट्री डिज़ाइन कर रही है। तो ये सब हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि DRDO वाज वर्किंग विद द इंडस्ट्रीज़। हमारी इंडस्ट्रीज़ के साथ बहुत मिल के हम लोगों ने काम किया, उनको ट्रेन किया, उनको टेक्नोलॉजी दी और उनको सपोर्ट किया फाइनेंशियली और टेक्निकली। तो उसकी वजह से आज हमारा देश समृद्ध है, और हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने इंडिजिनस सिस्टम से, DRDO के सिस्टम से विजय प्राप्त की है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और लोगों ने भी कहा कि इस वॉर में पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल और न्यूक्लियर ब्लफ की बात होती थी वो बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो गया। आपकी क्या राय है? क्या उससे हम डरते थे पहले और अब आगे कभी डरने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ऐसा नेशन है जहाँ रैशनैलिटी नाम की चीज़ बहुत कम है। वहाँ पर इरेशनल डिसीजंस लिए जाते हैं। उसकी वजह से इस तरह का एक फियर था कि किस स्थिति में वो न्यूक्लियर ट्रिगर दबा देगा। तो ये हमें हमेशा इस इरेशनलिटी की वजह से हम डरे हुए नहीं थे। हम ये देख रहे थे कि वो एक ऐसा पड़ोसी है जो रैशनली काम नहीं करता है। पर इस बार हमने ये देखा कि हम इस तरह से अगर ये सोचते रहे कि ये तो पागल है, ये रैशनल नहीं है,
तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये हमें हमेशा टेररिस्ट के द्वारा हमें परेशान करता रहेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, लेट अस टेक ए प्लंज। हमने जितनी भी इस समय टारगेटिंग की, पहले तो टेररिस्ट की साइट्स की, उसके बाद जब उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ हमारे सिविलियन साइट्स को अटैक करना शुरू किया, तो हमने पूरे उनके न्यूक्लियर एरिया जहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियर स्टोरेज करके रखे हैं, सरगोदा हुआ, मुनीर के हुआ, रहीम यार हुआ, जहाँ भी न्यूक्लियर आर्सेनल है, आर्सेनल को टच नहीं किया, पर हमने एयरफोर्स बेसिस को टच किया, जिससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब मिसाइल लेके एयरक्राफ्ट वहाँ से टेक ऑफ ही नहीं कर सकता। तो हमने न्यूक्लियर ब्लफ को ख़त्म कर दिया, और उन्हें भी पता लग गया कि अगर उन्होंने कुछ इस तरह की हरकत की तो हम उनकी हर न्यूक्लियर साइट को अटैक कर सकते हैं। हमारे पास उस तरह की क्षमता है, उस तरह की कैपेबिलिटी है। तो दैट ब्लफ हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। इस सब के बीच में आपके अपने हाथ से बने हुए सिस्टम जो हैं, जिसके लिए आप बहुत नाम कमाए हो सर, पृथ्वी और अग्नि, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। उससे आपको क्या थोड़ा दुख है नहीं, कि मुझे उसको दुख भी नहीं है, एक बारी टेस्ट कर लेना चाहिए था? मुझे खुशी है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका जो रोल है वो अपने देश को स्ट्रेंथ देना है। क्योंकि न्यूक्लियर सिस्टम्स जो हैं हमेशा डिटरेंस की तरह यूज़ होते हैं। चाहे वो अमेरिका में रशिया के अगेंस्ट में रहे हों, उन्होंने तो हज़ारों न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाए, पर एक भी कभी यूज़ नहीं किया। कि तरह तरह की फाइट्स हुए, तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, पर कभी यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि डिटरेंस था। भारत ने भी न्यूक्लियर मिसाइल्स इसलिए बनाए हैं कि हम उसको एक डिटरेंस की तरह यूज़ करें। स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, कलाम साहब कहा करते थे। लोहा लोहे को काटेगा। तो लोहा लोहे को काटा है। तो हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, पर मैं आपको ये बता दूं, हमारे न्यूक्लियर मिसाइल बहुत सक्षम है। पृथ्वी है 350-400 किलोमीटर जाता है, अग्नि 5 है 5000 किलोमीटर जाता है, अग्नि 4 है 3500 किलोमीटर जाता है। तरह तरह के वारहेड उसमें लग सकते हैं। अब तो हम MIRV भी दिखा चुके हैं। तो हमारी जो कैपेबिलिटी स्ट्रेटेजिक की है वो कंटेम्प्रेरी है, और पूरे वर्ल्ड के साथ उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उनका यूज़ नहीं हुआ, मुझे खुशी है कि उनका यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि उनके डर से एनिमी डरा हुआ है। पर वो मिसाइल भी प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, देश में उनकी सक्षमता है बनाने की, और हमें कहीं से भी किसी से भी बाहर से उसके लिए लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रोग्राम जो मैंने किया, जो कि इस समय काम में आ सकता है और आना चाहिए आइंदा फ्यूचर के कभी भी मान लो ज़रूरत पड़ती है, वो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। क्योंकि हमने देखा है कि जितनी भी वार अब हो रही हैं, चाहे रशिया यूक्रेन की वार हो, चाहे हमास की और इजराइल की वार हो, कोई भी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करता है, सब मिसाइल्स का यूज़ करते हैं। इजराइल आयरन डोम यूज़ करता है। हमारे पास भी इस तरह के एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम मेरी लीडरशिप में शुरू हुआ था DRDO में, वो अब इस स्थिति में है कि हम उसको दिल्ली के डिफेंस के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं, बम्बई के डिफेंस के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। और उसका जो सेकेंड वर्जन है, जिसमें हम मिसाइल को 300 किलोमीटर ICBM को इंटरसेप्ट करते थे, वो भी तैयार हो रहा है। उसके रडार्स, उसके मिशन कंट्रोल सेंटर्स, उसके लॉन्च कंट्रोल सेंटर, उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरे इंडस्ट्री द्वारा बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि इंडिया की जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सर्विलेंस कैपेबिलिटी जो हुई है, जो नेटवर्क सेंट्रिसिटी जो हमें आई है, वो केवल BMD जैसे प्रोग्राम्स की वजह से आई है। और मुझे खुशी है कि हमारे आर्म फोर्सेस ने उसको और आगे बढ़ाया है, सॉफ्टवेयर बनाए हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाए हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में क्लियरली विजिबल थे। बीकानेर में क्या हो रहा है और जालंधर में क्या हो रहा है, उसमें कोई गैप नहीं था। लोग कहते हैं कि S-400 जो रशिया से इंपोर्ट किया, उसने कोई रोल प्ले किया। क्या आपको लगता है S-400 का इस्तेमाल हुआ या केवल डेटरेंट था? और क्या हमारा सिस्टम जो है, जो एंडो और एक्सो एटमॉस्फेयर का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो उसके कंपैरिजन में कैसा है? देखिए, S-400 एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसमें आप जो है एयरक्राफ्ट को एंगेज कर सकते हैं, मिसाइल को एंगेज कर सकते हैं, और तरह तरह के अदर प्रोडक्ट्स को भी, ड्रोन्स को भी एंगेज कर, UCAV को एंगेज।
जो हमारा BMD सिस्टम है वो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए। ये नहीं है कि हम एयरक्राफ्ट को एंगेज नहीं, हमारा जो AAD सिस्टम है वो 15 किलोमीटर पर मार करता है, तो वो एयरक्राफ्ट को भी हैंडल कर सकता है, आकाश कर देता है। आकाश कर देता है, आकाश कर देता है। तो हमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पर जो हमारी कैपेबिलिटी इस समय BMD की क्या है, हम जो है 300 किलोमीटर की हाइट पे ICBM को मार सकते हैं। वो S-400 की क्षमता वैसी नहीं है। S-400 इज टैक्टिकल वेपन सिस्टम, whereas our systems are more than tactical. मेरे को पूछना बनता है सर, और मुझे खुद एज ए रिपोर्टर कभी कभी दुख होता था जब पीछे DRDO की बहुत क्रिटिसिज्म होता था। यहाँ तक कि लोगों ने DRDO का एक्रोनिम बना दिया था, डिफेंसलेस रिसर्च एंड डड ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑपरेशन सिंदूर ने ये दर्शा दिया कि DRDO ना तो डड है ना डिफेंसलेस रिसर्च करता है? और ये सारी जो कमिटियाँ बनी थी, आपका उस पर क्या मानना है कि वो तोड़ दो, फोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, इसकी तरफ निकाल दो, वो सब अब एकदम शांत हो जाना चाहिए कि DRDO एक सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है? देखिए, DRDO को क्रिटिसाइज जो करते रहे हैं लोग, उनका डिफरेंट रीजंस रहे हैं। DRDO अच्छा ना करे ये हमारा देश नहीं, देश के बाहर के लोग चाहते हैं। हमारे जो बाहर के मुल्क हैं जो वेपन्स हमें बेचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि DRDO अच्छा काम ना करे। तो DRDO अच्छा काम कर रहा है, उसके बावजूद एक लॉबी क्रिएट की जाती थी अपने देश में कि DRDO खराब काम कर रहा है, उसने ये नहीं किया, LCA डिले हो गया, IGMDP डिले हो गया, ये हो गया, एक फेलियर हो गया तो पूरी दुनिया में जैसे कोई बहुत बड़ा बम फट गया। तो हर चीज़ को जो निगेटिव होती थी उसको हाईलाइट किया जाता था अंडर द प्रेशर फ्रॉम ऑल सच थिंग। ये इसकी वजह से हमारे देश में एक पब्लिक ओपिनियन एक तरह की, और उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी इसमें एंगेज थे, ऐसी हो गई कि हर चीज़ जो DRDO करता है ख़राब है। और इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे ये इमेज चेंज हो। तो उन्होंने पहले एक रामाराव कमेटी बनाई, जो मेरे टाइम में जब मैं सेक्रेटरी था बनी, और उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या हुआ, हमने केवल एक लेयर और क्रिएट कर दी जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे DRDO की जो हारमोनियस वर्किंग थी वो डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद जो दूसरी कमेटी आई विजय राघवन साहब की, उसने तो कमाल ही कर दिया। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने तो इतनी खराब रिपोर्ट बनाई जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें पूरी तरह से, तो DRDO जो अच्छा काम कर रही है वो एक बहुत वीक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आएगा। तो ये रिपोर्ट्स जो बन रही हैं ये केवल अंडर प्रेशर बन रही हैं, और अंडर प्रेशर बनने से हम लोग अपने को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में ला रहे हैं। ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ख़त्म होना चाहिए। और सिंदूर ने ये बता दिया है कि DRDO की जो टेक्नोलॉजीज़ है वो कितनी ज़्यादा सक्षम है, और DRDO ने इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसको कितना डेवलप किया है। उसकी टेक्नोलॉजी जो आज अगर प्राइवेट सेक्टर में लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, कौन लोग वो डिज़ाइन कर रहे हैं? हमारे साइंटिस्ट जो रिटायर हो गए हैं वही वहाँ जाके बैठ के डिज़ाइन कर रहे हैं। हमारे अविनाश चंद्र, हमारे जो सब लोग जाके पूरी कंपनीज में बैठ के आजकल काम कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर से। अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को जितना ज़्यादा होना चाहिए तभी हम एक्सपेंड करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि DRDO में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। DRDO केवल एक डार्पा जैसी इंस्टीट्यूशन हो जाए, इस तरह के जो स्लोगन है बिना सोचे समझे लोग बोलते हैं, मुझे उससे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। DRDO की क्षमता है, DRDO एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पिछले 75 साल में 60 साल में देश को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज दी हैं, समर्थ बनाया है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, एक इकोसिस्टम बनाया है जहाँ सेल्फ रिलायंस डिफेंस में अचीव किया है। तो क्या जो एक नैरेटिव बना था ऑपरेशन सिंदूर ने उसको एकदम ख़त्म कर दिया? तो आपका जो एक क्या मैसेज होगा DRDO के वैज्ञानिकों के लिए जो इतने रिलेंटलेस प्रेशर के बावजूद काम करते रहे, जिनका मोराल इतनी बारी तोड़ा गया?
आप उनके लिए क्या मैसेज दोगे सर, आपके अपने ब्रेदरिन जो हैं? मैं अपने डीआरडीओ के साथियों को ये कहूँगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करना चाहिए कि आपने जो टेक्नोलॉजीज डेवलप की, आपने जो वेपन सिस्टम डेवलप वो देश के काम आए और हम देश को आत्मनिर्भर बना सकें। इन रिपोर्ट्स की वजह से, इस तरह के क्रिटिसिज्म की वजह से जो डिमोरलाइजेशन हो रहा था, उसको हमें इमीडिएटली गड्ढे में डाल देना चाहिए। हमें फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करनी चाहिए कि हम एक समर्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम देश की सुरक्षा के लिए अच्छे से अच्छा वेपन बना सकते हैं और वो कॉन्फिडेंस हमें हर जगह दिखाना चाहिए। काम कीजिए, फेलियर से मत डरिए और जितना ज़्यादा हो सके मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अपने वेपन सिस्टम में लाने की कोशिश कीजिए। यंग जनरेशन को साथ में लेके चलिए, इंडस्ट्री को साथ में लेके चलिए, एकेडेमिया को साथ में लेके चलिए और डीआरडीओ ने जो एक परंपरा बनाई है उसको और आगे बढ़ाइए। सो हाउ इज द जोश आफ्टर सिंदूर सर? जोश बहुत ऊंचा है, जोश इज हाई। सो ये थे डॉक्टर वी के सारस्वत, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नीति आयोग, बताते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये तो दर्शाया है कि ये आत्मनिर्भरता का, मॉडर्न वॉरफेयर का एक कारगर नमूना है जिसको कि भारत ने जीता, और उसके साथ साथ ये भी दर्शाया कि डीआरडीओ अपना काम करता रहा है, करता रहेगा और उसकी सक्षमता सामने आ गई और दुश्मन को बहुत डरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसका कंट्रोल भारत के पास है और किसी और के पास नहीं है। तो हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, हमने अपने दम पे ये वॉर जीता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़े साफ तौर पे वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया था और इस वॉर ने दिखा दिया कि हम कितने सक्षम हैं और आत्मनिर्भर हैं अपनी टेक्नोलॉजीज़ के लिए। ऑपरेशन सिंदूर एक आत्मनिर्भर जंग थी जिसने दर्शाया हमारे कितनी पैनी वार कर सकते हैं और दुश्मन के घुटने टिका दिए। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।